उधर पश्चिम बंगाल के मालदा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चंचल बाजार इलाके में हथियारों के दम पर 5 बदमाश गहनों की एक दुकान में लूटपाट करते दिखाई दिए। इस घटना के बाद उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गहनों की दुकान में लूट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उस वीडियो में गहनों की उस दुकान के अंदर 5 बदमाश हथियार लहराकर लाखों रुपए के गहने लूटते नजर आए। इस दौरान उन बदमाशों ने वहां काम करने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की। इस सनसनीखेज वारदात के वक्त दुकान के अंदर कई लोग मौजूद थे। तभी एक एक करके 5 बदमाश जबरदस्ती दुकान के अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में पिस्तौल नजर आई। सभी ने चेहरा छिपाने के लिए मास्क या फिर हेलमेट पहन रखा था। दुकान के अंदर घुसते ही सभी बदमाशों ने हथियार दिखाकर वहां मौजूद लोगों को काबू कर लिया। लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए उन बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की। एक साथ हथियारों से लैस 5 बदमाशों को देखकर दुकान के कर्मचारी बुरी तरह डर गए। सारे लोग इस बात से घबराए हुए थे कि अगर किसी ने भी विरोध किया तो बदमाश गोली चलाने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए जान बचाने के लिए दुकान के सभी कर्मचारी चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद दुकान के अंदर शुरू हुई गहनों की महालूट। क्योंकि बदमाशों ने गहनों की उस दुकान को महज 5 मिनट के अंदर पूरी तरह खाली कर दिया। वीडियो में सारे बदमाश किसी के दुकान में आने से पहले वहां रखे गहनों को तेजी से बैग में रखते नजर आए और इस दौरान बदमाश वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए उन पर पिस्तौल भी तानते दिखे। लूट के इस वीडियो में सभी बदमाश गहनों को निकालते और उन्हें बैग में तेजी से भरते नजर आए। उनमें एक बदमाश तो सामने की तरफ दीवारों पर सजा कर रखे गए लाखों के गहनों तक पहुंचने के लिए वहां रखे कांच के बॉक्स पर ही लेट गया। इसके बाद वो एक एक करके गहनों को निकालकर अपने साथी को देने लगा। दुकान के दूसरे हिस्से में भी वो बदमाश इसी तरह गहनों को लूटता दिखा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बदमाश वहां काम करने वाले एक कर्मचारी से गहने निकलवाने लगा। बाद में वो बदमाश कांच के बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और एक एक कर गहनों को बैग में भरने लगा। वहां से गहने निकालने के बाद वो दूसरी तरफ कूद गया जहां दुकान के कर्मचारी खड़े थे। इसके बाद वो कांच में सजा कर रखे गए गहनों को भी निकालने लगा। इस दौरान उनका एक साथी हाथ में पिस्तौल लेकर दुकान के गेट पर खड़ा रहा, जबकि बाकी के लोग दुकान के अंदर गहनों पर हाथ साफ करते रहे। और फिर लाखों रुपए के गहने लूटकर 5 बदमाश आसानी से फरार हो गए। वारदात की यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घटना का पता चलते ही गहनों की उस दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लूट की वारदात से गुस्साए कुछ लोग पुलिस वालों की गाड़ी पर ही टूट पड़े। 2 लोग पुलिस की गाड़ी पर हाथों से हमला करते दिखाई दिए। वीडियो में पुलिस के लोग भीड़ से बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। तभी एक आदमी ने सड़क पर रखे बैरिकेड को उठाकर पुलिस की गाड़ी की तरफ फेंक दिया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने उसे उठाया और उसे एक बार फिर पुलिस की गाड़ी की तरफ उछाल दिया। गनीमत ये रही कि तब तक पुलिस की गाड़ी वहां से निकल गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को घेर लिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उस पुलिस वाले को बचा लिया। इससे पहले लूट की वारदात की जगह पहुंचे पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। हालात हाथ से निकलता देख पुलिस के अधिकारियों ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। और पश्चिम बंगाल के मालदा की तरह ही बिहार के बेगूसराय में भी गहनों की एक दुकान में लूट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 5 बदमाश गहनों की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे थे और देखते ही देखते उन्होंने वहां लूटपाट शुरू कर दी। लूट की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और जो वीडियो सामने आया उसमें बदमाशों ने महज 2 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें पहले सब कुछ सामान्य नजर आया। उस दुकान में कई ग्राहक खरीदारी करते दिखे। उसी दौरान दुकान के सामने वाले काउंटर पर 2 आदमी दिखे जो आपस में बात कर रहे थे। एक ने टोपी पहन रखी थी और दूसरे ने चश्मा पहना हुआ था। वो दोनों अचानक खड़े हुए और जिसने चश्मा पहन रखा था उसने पिस्तौल निकाल ली और फिर उस बदमाश के दूसरे साथी भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी पिस्तौल निकाल ली। इस दौरान एक बदमाश दुकान में मौजूद कर्मचारी के साथ मारपीट करता भी दिखा और फिर उस दुकान में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और गहनों की दुकान में घुसे बदमाश कर्मचारियों को धमकाने लगे, जिसे देखकर दुकान में मौजूद दूसरे लोग डर गए। बताया गया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए गहनों की दुकान में 5 बदमाश घुसे थे, जिसमें 4 बदमाश काउंटर के पास थे और एक बदमाश गेट पर खड़ा होकर सब पर नजर रख रहा था। इसी दौरान गहनों की उस दुकान में भगदड़ मची और एक बदमाश काउंटर के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता दिखा। थोड़ी ही देर में दूसरा बदमाश बैग लेकर आता दिखा और काउंटर के दूसरी तरफ कूद गया। उसने काउंटर पर बैग रखा और दूसरे बदमाश ने उस बैग के अंदर से दूसरा बैग निकाला। वहीं दूसरे काउंटर पर खड़ा बदमाश पिस्तौल से दुकान के कर्मचारी को डराता दिखा तो दूसरी तरफ एक बदमाश काउंटर पर रखे गहने बैग में रखने लगा। दूसरे बदमाश ने भी बैग में गहनों को रखना शुरू कर दिया। जिस वक्त बदमाश बैग में गहने भर रहे थे उस वक्त दुकान में खड़ा एक आदमी हाथ जोड़कर मिन्नतें करता नजर आया, लेकिन बदमाश गहनों के एक-एक डिब्बे खाली कर बैग में भर रहे थे और फिर कुछ देर बाद सभी बदमाश बैग लेकर वहां से फरार हो गए। और दावों के मुताबिक बदमाशों ने गहनों की उस दुकान में करीब 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था, लेकिन 5 दिन पहले हुई उस लूट के मामले में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि सभी बदमाशों की तस्वीर साफ साफ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वारदात में शामिल किसी भी बदमाश का चेहरा ढका हुआ भी नहीं था। दावों के मुताबिक लूट की ये वारदात 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास हुई थी। बताया गया कि हथियारों से लैस 8 बदमाश मोटरसाइकिल से गहनों की दुकान के पास पहुंचे थे और 5 बदमाश अंदर गए थे और उन बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर दुकान के एक कर्मचारी को गोली भी मारी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। लूट की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और फिर पुलिस ने बदमाशों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सिपाही सचिन राठी की मौत के बाद उनकी कांस्टेबल मंगेतर बदहवास हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं है। एक रोज पहले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में सचिन राठी की मौत हो गई थी और जैसे ही उनकी मौत की खबर उनकी मंगेतर कोमल तक पहुंची, वो बुरी तरह टूट गई। वो कैमरे के सामने फपक पड़ी। बदहवासी की हालत में वो उन्हें संभाल रहे एक पुलिस वाले पर बरस पड़ी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद सचिन को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही कोमल भी कानपुर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचिन की मौत हो चुकी है। इस दौरान कई लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते दिखाई दिए। वहां मौजूद लोग उन्हें एक कार से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कोमल सचिन के शव के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इस दौरान कोमल बेहद गुस्से में नजर आई। हालांकि कई लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया और फिर उन्हें किसी तरह दूसरी गाड़ी में वहां से ले गए, लेकिन इस दौरान वो लगातार रोती रही। जानकारी के मुताबिक अगले साल फरवरी में 29 साल के सचिन के साथ कोमल की शादी होनी थी। सचिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और 2019 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे और इस वक्त वो कन्नौज के विशुनगढ़ थाने में तैनात थे और उनकी मंगेतर कांस्टेबल कोमल भी कन्नौज के ही थाने में तैनात हैं।
लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शादी से पहले ही इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हुआ यूं कि एक रोज पहले विशुनगढ़ थाना इलाके के हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को पकड़ने पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची। उस टीम में सचिन भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, हिस्ट्री शीटर मुन्ना और उसके बेटे ने अपने घर की छत से उन पर फायरिंग शुरू कर दी और करीब 4 घंटे तक हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से 40 गोलियां चली। इसी फायरिंग में एक गोली सिपाही सचिन को लग गई। उन्हें घायल हालत में फौरन कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिपाही सचिन की मौत के बाद उनकी मंगेतर कोमल की हालत खराब हो गई। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बीच उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। बीजेपी सांसद का आरोप है कि राज्य की सत्ता में मौजूद बीजेडी यानी बीजू जनता दल से जुड़े लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें घंटों तक वहां रोक कर रखा, क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की कार के चारों तरफ लोग ही लोग नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ महिलाएं कार के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की भी करने लगी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन लोगों को एक दूसरे से अलग करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भीड़ में मौजूद दोनों तरफ के कुछ लोगों के बीच हाथापाई हो गई। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले लोग नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के समर्थक थे और उन्होंने करीब 2 घंटों तक उनकी कार के सामने हंगामा किया। और फिर तो वहां ऐसा बवाल मचा कि पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। एक तरफ बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी के समर्थक थे तो दूसरी तरफ हंगामा करने वाले लोग थे। हैरत की बात यह रही कि वहां हंगामे की शुरुआत महिलाओं ने की थी और फिर दोनों तरफ की महिलाएं एक दूसरे से मारपीट पर उतर आईं। वहां से आए एक वीडियो में ये साफ नजर आया कि दोनों तरफ की कई महिलाएं एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करती दिखाई दी और जब पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। इस दौरान वो लोग न सिर्फ आपस में उलझे बल्कि पुलिस वालों से भी कई महिलाएं बहस करती दिखाई दी। इस बहस के बीच उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दिया। हालांकि मामला बिगड़ता देख पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन महिलाओं को किसी तरह वहां से अलग किया और तब जाकर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की गाड़ी वहां से निकल पाई। लेकिन इसके बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि ओडिशा की राजनीति में नई बहस छिड़ गई, क्योंकि बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने इसे एक सांसद की सुरक्षा में चूक का मामला बताते हुए सीधे सीधे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ही निशाने पर ले लिया और उनसे जवाब मांगते हुए एक पत्र लिखा। अपराजिता सारंगी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले लोग मुख्यमंत्री की पार्टी बीजेडी से संबंधित थे और उन्होंने जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने घंटों तक हंगामा किया। उनके मुताबिक जब वो संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा के लिए पहुंची तो वहां हंगामा करने के इरादे से भीड़ जुटने लगी थी। इसके बाद उन लोगों ने करीब 2 घंटे तक बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की गाड़ी को टस से मस तक नहीं होने दिया। अपराजिता सारंगी ने उस चिट्ठी में ये दावा भी किया कि उन्हें ना तो कार से बाहर निकलने दिया और ना ही वहां से जाने दिया गया। मतलब एक तरह से उस भीड़ ने करीब 2 घंटे तक उन्हें बंधक बना कर रखा। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि इस तरह उनका रास्ता रोकने से उनका काफी समय बर्बाद हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक उस दौरान कई लोग उनके दफ्तर में उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हंगामा करने वाले लोगों ने उनकी कार को आगे जाने नहीं दिया। हालांकि बीजेडी या फिर नवीन पटनायक की तरफ से इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। उधर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के एक बयान पर भड़की टीएमसी ने कोलकाता में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया।
सुकांत मजूमदार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लेफ्ट को निशाने पर लिया था। उनका आरोप था कि लेफ्ट गीता पाठ से ज्यादा फुटबॉल खेलने को तरजीह देता है। और इसी बयान पर भड़की टीएमसी ने कोलकाता में एक रैली निकाली जिसमें पार्टी की 2 महिला कार्यकर्ता नजर आईं। ये रैली निकाली तो गई थी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन इस दौरान उन कार्यकर्ताओं के हाथों में फुटबॉल नजर आई और उनमें एक कार्यकर्ता लगातार हाथों से फुटबॉल को उछालती और फिर उसे लपकती नजर आई। ऐसी तस्वीर आमतौर पर किसी प्रदर्शन में नजर नहीं आती है, लेकिन फुटबॉल पर दिए बयान के विरोध में निकाली गई इस रैली में इसी खेल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। इसका सबूत थोड़ी ही देर बाद देखने को मिल गया जब अचानक वो दोनों कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही फुटबॉल खेलने लगी। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने सड़क को ही मैदान बना लिया। इसके बाद कुछ और लोग भी वहां इस अनोखे प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हुए और उन्होंने बीच सड़क पर ही टीएमसी की रैली को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने एक घेरा बनाकर सड़क को फुटबॉल का मैदान बना लिया और कुछ देर तक पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर ही फुटबॉल खेलने लगे। वहीं उनके चारों तरफ इकट्ठा हुए लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। इस गोल के होते ही वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। इसके बाद टीएमसी की रैली एक बार फिर आगे बढ़ गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह आगे चलकर कई जगहों पर फुटबॉल खेली और बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। इससे पहले टीएमसी ने बैनर और पोस्टर लेकर कोलकाता में रैली निकाली। इस रैली में सबसे आगे चल रहे कार्यकर्ता विवेकानंद का बैनर लेकर चलते दिखाई दिए। उनके पीछे चल रहे कई कार्यकर्ताओं के हाथों में भी फुटबॉल नजर आई। इसके साथ ही वो विवेकानंद के पोस्टरों के साथ भी दिखे। और टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने बयान से विवेकानंद का अपमान किया। हालांकि बाद में सुकांत मजूमदार ने उस पर सफाई भी दी और टीएमसी के इस कदम को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता दिया। लेकिन टीएमसी शांत नहीं हुई और उसने माफी मांगे जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। बीजेपी को घेरने के लिए कोलकाता में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता दिखाई दिए। इस दौरान कई लोगों के हाथों में पार्टी का झंडा भी नजर आया। राज्य की सियासत उसी दिन से गरमाई हुई है जिस दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में सुकांत मजूमदार ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए ये बयान दिया था कि वामपंथी विचारधारा की वजह से कुछ लोग फुटबॉल के खेल को गीता से ज्यादा अहमियत देते हैं। असल में विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर गीता पढ़ने के बजाय कोई फुटबॉल खेलता है तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और इसी बात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से जोड़ते हुए टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा निकाला। बड़ी खबर आई मुंबई से, जहां भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी जहाज आईएनएस इम्फाल को शामिल कर दिया गया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समंदर के इस नए सिकंदर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आधुनिक निगरानी रेडार से लैस भारत का ये बाहुबली समंदर में दुश्मनों को डुबोने के लिए तैयार हो गया है। यानी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को नौसेना का ये महाबली जहाज पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। आईएनएस इम्फाल की वजह से भारतीय नौसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा हो गया और आधुनिक हथियारों से लैस इस जहाज की खूबियों के बारे में जानकार दुश्मन देशों के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि समंदर के इस नए सिकंदर आईएनएस इम्फाल पर ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। भारतीय नौसेना ने इस महाबली जहाज की ताकत की झलक भी दुनिया को दिखा दी। समंदर की लहरों पर सवार नए नवेले आईएनएस इम्फाल से भारतीय नौसेना ने पिछले महीने लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, जिसने पहले से तय लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक हमला किया। नौसेना की तरफ से जारी वीडियो में इस जंगी जहाज से निकलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री तक घूमकर टारगेट पर हमला करती दिखी। यानी नौसेना के बेड़े में शामिल होने से एक महीने पहले ही
आईएनएस इम्फाल ने अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से भारत के दो दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया और भारत में ही इसका निर्माण किया गया। इसके बाद आईएनएस इम्फाल को नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल कर लिया गया। यानी ये स्वदेशी जंगी जहाज हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर चट्टान की तरह तैनात रहकर सुरक्षा करेगा। आईएनएस इम्फाल की बनावट और इस पर तैनात हथियार इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग बनाता है। समंदर के नए महाबली की बनावट पर नजर डालें तो इसकी लंबाई 535 फीट है और ऊंचाई 57 फीट यानी करीब 6 मंजिल के मकान के बराबर। नौसेना का ये बाहुबली 74 लाख किलोग्राम वजनी है। रफ्तार की बात करें तो ये समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है और एक साथ इस पर 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि आईएनएस इम्फाल की बनावट देखकर ही दुश्मनों की नींद उड़ गई है। मुंबई में इस जंगी जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को भी सीधी चेतावनी दे दी। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। यानी समंदर में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए आईएनएस इम्फाल की तैनाती बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि चीन ने बीते कुछ साल में न सिर्फ जमीन बल्कि समंदर में भी घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन आईएनएस इम्फाल के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ गई बल्कि दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करने की शक्ति में भी इजाफा हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान के इस शक्तिशाली जहाज पर बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो चुटकी बजाते ही समंदर में दुश्मन के जहाजों की समाधि बनाने की ताकत रखती हैं। ये हमारी नेवी को और हमारे देश को और सुदृढ़ बनाएगा। आईएनएस इम्फाल पर सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि 90 डिग्री तक घूमकर लंबी दूरी तक मार करने वाली 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा ताकतवर सर्वेलेंस रेडार और 76 mm रैपिड माउंट गन यानी लगातार गोलीबारी करने वाली शक्तिशाली बंदूक लगी हुई है। और इतना ही नहीं, आईएनएस इम्फाल एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से भी लैस है। और सबसे खास बात ये कि इस जंगी जहाज के निर्माण में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया, यानी इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। और इसके निर्माण में कई बातों का खास ख्याल रखा गया है। भारतीय नौसेना का दावा है कि ये वॉरशिप परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। यानी परमाणु हमले के वक्त भी समंदर का ये सिकंदर मोर्चा संभाल सकता है। आईएनएस इम्फाल पर 21 इंच के 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। वॉरशिप पर मौजूद सोनार सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाता है, जिससे उन पर हमला करना आसान हो जाता है। सोनार के इनपुट के बेसिस पर यह इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर फायर करा जाता है। इसके बेसिस पर आप एनिमी सबमरीन को डुबा सकते हैं। आईएनएस इम्फाल पर एक साथ 2 वेस्टलैंड सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। नेवी के अधिकारी इस जंगी जहाज को समंदर के पानी पर तैरता हुआ एक आधुनिक शहर बताते हैं। ये मशीनरी कंपार्टमेंट शिप का दिल है और ये पूरी शिप जो है वो एक स्मार्ट सिटी है। नेवी के अफसरों ने बताया कि इस युद्धपोत में ऐसे सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं, और इन सेंसर्स को ऐसे डेक में लगाया गया है जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। लेकिन आईएनएस इम्फाल पर मौजूद खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम ही इसे दूसरे जंगी जहाजों से अलग नहीं बनाते, बल्कि इस जहाज के अंदर मौजूद दूसरी सुविधाएं भी इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। क्योंकि आईएनएस इम्फाल को बनाते समय नेवी ने इस बात का ध्यान रखा था कि लंबे वक्त तक समंदर में रहकर देश की सुरक्षा करने वाले नौसैनिकों की सुविधाओं में कोई कमी न रहे। आईएनएस इम्फाल 42 से 45 दिनों तक लगातार गहरे समंदर में रह सकता है, और इस दौरान नौसैनिकों की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएनएस इम्फाल में एक छोटा अस्पताल भी बनाया गया है, जहां ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक तैयार किया गया। ऑपरेशन थिएटर
की यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है, बाकायदा मरीजों के लिए बेड लगे गए हैं। मिनी हॉस्पिटल के अलावा INS इम्फाल में पहली बार भारतीय महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं। यानी महिला नौसैनिकों के रहने के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पहली बार 12 फीमेल ऑफिसर के लिए एकोमोडेशन एरिया बनाए गए। पुराने जंगी जहाजों में महिला नौसैनिकों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। उन्हें पुरुष नौसैनिकों के रहने वाली जगहों में ही रहना पड़ता था। लेकिन INS इम्फाल में सब कुछ बदल गया और इसीलिए इस जंगी जहाज को आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जंगी जहाज INS इम्फाल का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है। और ये इस बात की अहमियत को दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि में देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र भी अहम है। जंगी जहाज का नाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखने के फैसले को साल 2019 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। नेवी के मुताबिक INS इम्फाल के बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भारतीय डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के बनने में लगा सबसे कम वक्त है। INS इम्फाल की आधारशिला 19 मई 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया था और 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। 6 महीने के रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी हो गई। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना तेजी से जंगी जहाजों के निर्माण पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक 2035 तक भारतीय नौसेना अपने बेड़े में 175 जहाजों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 17 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 150 वॉरशिप मौजूद हैं। बड़ी खबर आई भारतीय नौसेना से जुड़ी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने 3 सबसे ताकतवर युद्धपोतों को तैनात कर दिया। खबर है कि नौसेना ने ये फैसला 3 दिन पहले अरब सागर के हिस्से में मौजूद MV केम प्लूटो जहाज पर हुए हमले के बाद लिया। मतलब सीधे शब्दों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का सबूत सबके सामने रख दिया और ये साफ कर दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन को अरब सागर में ही डुबोकर मार दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने बाकायदा पूरी प्लानिंग भी कर ली है। और उसकी इस प्लानिंग की सबसे अहम कड़ी है भारत के 3 शक्तिशाली युद्धपोत, जिन्हें भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात कर दिया। इन युद्धपोतों के नाम INS मोरमुगाव, INS कोलकाता और INS कोच्चि है। इस फैसले के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारतीय नौसेना अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज निकालेगी। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नौसेना के ये तीनों युद्धपोत समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को मारने की ताकत रखते हैं। ये वो युद्धपोत हैं जिन्हें भारतीय नौसेना का गुरूर माना जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने इस हिस्से में पैनी नजर रखने के लिए P-8I विमान को भी मोर्चे पर लगा दिया, जो समंदर पर आसमान से अपनी निगाह बनाए रखेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय नौसेना को अचानक अरब सागर में इतने भारी भरकम बेड़े की तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी। माना जा रहा है कि ये फैसला 2 दिन पहले अरब सागर से गुजर रहे एक कारोबारी जहाज केम प्लूटो पर हुए हमले के बाद लिया गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक उस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक केम प्लूटो जहाज पर जब हमला हुआ तो वो मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर था। नौसेना के मुताबिक उस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया और बताया गया कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त उस जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स थे। इनमें 20 भारतीय और 1 वियतनाम का बताया गया। हालांकि ये हमला किसने किया और क्यों किया इसकी जानकारी हासिल नहीं हो पाई, लेकिन नौसेना के मुताबिक इस हमले के बाद वो जहाज चलने लायक नहीं बचा था। इसीलिए कोस्ट गार्ड के जहाज ICGS विक्रम के जरिए केम प्लूटो को मुंबई के समुद्र तट तक लाया गया, जहां उस पर हुए हमले की जांच की गई।
लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद ये कहानी और पेचीदा हो गई, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने यह आरोप लगाया कि कारोबारी जहाज केम प्लूटो पर हुए हमले की साजिश ईरान ने रची। मतलब अमेरिका के मुताबिक भारतीय तट से करीब 370 किलोमीटर दूर केम प्लूटो जहाज पर जो ड्रोन हमला हुआ वो ईरान की साजिश का हिस्सा था। यह आशंका इसलिए जताई गई क्योंकि जब उस जहाज पर हमला हुआ उस दौरान वो अमेरिका के संपर्क में था और अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक सऊदी अरब से चलकर भारत पहुंचने वाले उस कारोबारी जहाज को बीच में ही निशाना बना लिया गया। दावा किया गया कि उस पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस आरोप को सिरे से नकार दिया। लेकिन अमेरिका की बातों को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब उस जहाज पर हमला हुआ तब वो अमेरिका के संपर्क में था, और दूसरी वजह ये है कि ड्रोन और ईरान का रिश्ता तो जग जाहिर है। माना जाता है कि उसी के शाहिद 136 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और आशंका जताई जा रही है कि ये हमला भी ड्रोन के जरिए हुआ। इसीलिए इस साजिश के तार ईरान से भी जुड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज आई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए संदिग्ध धमाके से जुड़ी। इजरायली दूतावास के पीछे जिस जगह पर धमाका होने की खबर है उसके पास ही एक चिट्ठी भी मिली है। वहां मिली ये चिट्ठी इजरायल के राजदूत को लिखी गई है। इस चिट्ठी के साथ एक झंडा भी लिपटा हुआ है। पुलिस ने चिट्ठी को अपने कब्जे में ले लिया। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, चिट्ठी को लेकर, धमाके को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर सेल कई घंटों से मौके पे मौजूद थी और दिल्ली पुलिस को एक लेटर मिला है, जो लेटर जो है इजरायली दूतावास के राजदूत को एड्रेस किया गया है और उसमें एक झंडा लपटा गया है। इसकी जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, न केवल एंटी सोशल एलिमेंट बल्कि टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही, क्योंकि इसके पहले भी कुछ साल पहले इजरायली एम्बेसी के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था और जिसकी जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर सेल ने की थी। हालांकि वो मामला अब तक अनसुलझा है कि आखिर उस ब्लास्ट की सच्चाई क्या थी। इसलिए तमाम एजेंसियां आज पूरी तरह से अलर्ट पे थी और तमाम एजेंसियों ने कई घंटे का सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद जो धमाके की बात की जा रही थी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर इस पे क्या कॉन्स्पिरेसी इजरायली एम्बेसी के बाहर लेटर की क्या सच्चाई है, इसकी जांच जो है अब तमाम सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और सेंट्रल एजेंसियों की कई टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। जानकारी के लिए शुक्रिया आनंद। और इससे पहले उस वक्त हड़कंप मच गया जब इजरायल के दूतावास के पीछे खाली पड़े प्लॉट में संदिग्ध धमाके की कॉल मिली, जिसके बाद आनन फानन में दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, लेकिन जांच में पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उस इलाके की तलाशी में जुटी है। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं, क्योंकि धमाके की जो कॉल मिली थी वो इजरायली दूतावास के पीछे की घटना बताई जा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। दिल्ली में मौजूद इजरायली दूतावास हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और उसके पीछे धमाके की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि ये कॉल किसने और किस मकसद से की थी। इधर 200 करोड़ के पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी भी पुलिस को बेहद तफ्तीश से, बेहद गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक नया कारनामा सामने आया। आरोप है कि उसने जेल में बैठकर विदेशी नंबरों से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को व्हाट्सएप के जरिए कई मैसेज भेजे थे और उन मैसेज में सुकेश ने जैकलीन से अपने प्यार का खुलेआम इजहार तक किया था। सुकेश चंद्रशेखर के जो मैसेज सामने आए उनमें एक में उसने जैकलीन को कोर्ट में पेशी के दौरान काले कपड़े पहनकर आने की गुजारिश की थी। जेल के सूत्रों का दावा है कि विदेशी और फर्जी नंबरों से सुकेश ने जैकलीन को इसी साल 30 जून को ये मैसेज भेजे थे और उसी व्हाट्सएप मैसेज में उसने कोर्ट में जैकलीन को काले कुर्ते या काले रंग का कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा था, ताकि उसे ये पता चल सके कि जैकलीन ने उसके सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। इस मैसेज में उसने जैकलीन से अपने प्यार का इजहार भी किया। हालांकि जेल के सूत्रों का दावा है कि सुकेश की लाख मिन्नतें करने के बाद भी सुनवाई के दौरान जैकलीन काले कपड़े पहनकर नहीं आई थी। दावा है कि जैकलीन के कोर्ट में काले कपड़े पहनकर नहीं आने की वजह से सुकेश काफी परेशान हो गया था। और जेल के सूत्रों के मुताबिक जैकलीन के काले रंग की ड्रेस नहीं पहनने के बाद सुकेश ने उसे मनाने के लिए एक दूसरा व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा था। उस मैसेज में उसने जैकलीन के काले कपड़े नहीं पहनने पर दुख जताया था।
और ये नसीहत दी थी कि उसे अनदेखा करने से उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मतलब सुकेश को ये समझ आ चुका था कि जैकलीन किसी भी सूरत में उससे छुटकारा चाहती है और दावा है कि इसीलिए वो लगातार जैकलीन को मनाने में जुटा था। सुकेश ने जेल से फर्जी नंबरों से जैकलीन को कई मैसेज भेजे थे। सूत्र बताते हैं कि सुकेश ने इसी तरह के एक दूसरे मैसेज में नाम में एक्स्ट्रा ई लगाने की वजह से जैकलीन के ट्रोल होने का भी जिक्र किया। ये तब्दीली जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उसने दावा किया कि ट्रोल करने वाले लोग फर्जी हैं और आने वाले वक्त में वो सुपरस्टार बनेगी। असल में जैकलीन ने इसी साल जून में अपने नाम में एक एक्स्ट्रा ई जोड़ लिया था और इसके अलावा सुकेश ने एक दूसरे मैसेज में फिल्म निर्देशक लव रंजन के साथ एक फिल्म डील का भी जिक्र किया। उसने जैकलीन को लिखे मैसेज में ये दावा किया कि जल्द ही लव रंजन उससे संपर्क करेंगे। हालांकि इस मामले में जैकलीन ने दिल्ली पुलिस को ये शिकायत दी है कि जेल से सुकेश उन्हें मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। बड़ी खबर आई समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान से जुड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। डिंपल यादव ने बयान दिया कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव भी इस बयान से सहमत नहीं है। यानी हिंदू धर्म से जुड़े विवादास्पद बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके बयान से किनारा कर लिया। और मैनपुरी के एक कार्यक्रम में पहुंची डिंपल यादव ने मीडिया के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लिया। जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं है। डिंपल यादव जब वहां पहुंची तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने उनके पैर छुए तो किसी ने अपनी अपील से जुड़ी चिट्ठी उनके हाथों में पकड़ा दी। और फिर डिंपल यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और वहां समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लेकिन इससे पहले ही मीडिया ने डिंपल यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बारे में सवाल पूछ डाला। डिंपल का इस मामले में जो जवाब आया वो बिल्कुल नपातुला था, क्योंकि उन्होंने खुद तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया ही, अखिलेश की राय भी इस बारे में साफ कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। हिंदू धर्म पर कई विवादास्पद बयान दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले ही हिंदू धर्म पर विवादास्पद बयान दिया था। हिंदू एक धोखा है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बारे में कई सवाल पूछे गए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि खबर है कि अखिलेश ने उनसे इस तरह का बयान देने से बचने के लिए कहा था। बड़ी खबर आई विपक्षी गठबंधन में पीएम के चेहरे पर चल रही खींचतान से जुड़ी। शरद पवार ने बयान दिया कि पीएम पद का चेहरा प्रोजेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 1977 का जिक्र करते हुए ये बयान दिया, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि खरगे के नाम पर सोचा जा रहा है, लेकिन खुद खरगे ने इस खबर को खारिज कर दिया था। लेकिन अटकलें लगी थी कि खरगे के नाम का जिक्र होते ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए थे और अब शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार पर बयान दे डाला। और पुणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने 1977 के आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने का जिक्र किया और फिर विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे की जरूरत को ही नकार दिया। लोग वजन करने से लोग इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों पर 6 दिन बाद चुप्पी तोड़ी थी। गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अवकारा तो हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए। नीतीश ने अपने हाव भाव और बात करने के तरीके से बताने की कोशिश की थी वो किसी पद की इच्छा नहीं रखते। लेकिन अगले ही दिन शरद पवार का ऐसा बयान आया कि एक बार फिर विपक्ष के पीएम पद के चेहरे के मुद्दे पर बात होने लगी, क्योंकि इधर शरद पवार ने पुणे में ये बयान दिया, उधर बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की और दिल्ली में इन नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल,
और पार्टी के सांसद और विधायक शामिल हुए। इस बैठक में पहुंचे राहुल, खरगे और केसी वेणुगोपाल साथ बैठे दिखे। और खबर आई कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। यानी कांग्रेस ने बिहार से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में पीएम पद का चेहरा और सीट शेयरिंग अहम मुद्दा है। और खबर है कि राहुल गांधी और खरगे ने इसी मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के नेताओं से बात की, जबकि बैठक से ठीक पहले पवार ने विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम के चेहरे की जरूरत को नकार दिया था। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में गाजा में सीजफायर की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। फिलिस्तीन के हजारों समर्थकों ने वहां की सड़कों पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान वो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते नजर आए। वहां से आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी लाउड स्पीकर लेकर पुलिस के सामने नारेबाजी करता नजर आया। ऐसे में जब एक पुलिसकर्मी ने उससे वो लाउड स्पीकर छीनने की कोशिश की तो वो प्रदर्शनकारी उस पुलिसकर्मी से भिड़ गया और जैसे जैसे वो पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़ता गया वो लाउड स्पीकर लेकर पीछे हटता चला गया और आगे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे पैरों के बल जकड़ लिया और उससे लाउड स्पीकर छीन लिया। ऐसे में वो प्रदर्शनकारी काफी देर तक झटपटाता रहा और इसके बाद पुलिस उस प्रदर्शनकारी को वहां से उठाकर ले गई। क्योंकि फिलिस्तीनी समर्थकों ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने गाजा में जारी जंग में सीजफायर की मांग की और फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारे भी लगाए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें फिलिस्तीन को आजाद करो के पोस्टर नजर आए। इसके अलावा कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा भी लहराते दिखे। वहां हुए प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान सब लोगों ने एक सुर में गाजा में जल्द से जल्द सीजफायर की मांग की। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले के बाद गाजा में जो जंग शुरू हुई उसमें वहां रहने वाले हजारों बेकसूरों की मौत का दावा किया गया और इसीलिए न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थकों ने पहले मार्च निकाला और फिर एक जगह इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन किया और गाजा में जारी जंग को रोकने की मांग की। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. बड़ी खबर आई यूपी के पीलीभीत में एक बाघ के आतंक से जुड़ी। पीलीभीत में जंगल से भागकर एक बाघ गांव में पहुंच गया और वहां की एक दीवार पर चढ़कर घंटों आराम करता रहा। बाघ को अपने बीच देखकर वहां रहने वाले लोगों का खून सूख गया। गनीमत रही कि वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बेहोश कर उसे पकड़ लिया, नहीं तो वहां बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि वो बाघ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 10 से ज्यादा वक्त तक उस इलाके में मौजूद रहा। लोगों की भारी भीड़ देखकर भी वो भागा नहीं बल्कि आराम से वहां बैठा रहा, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जंगल का सबसे खूंखार शिकारी उनके बीच बैठा था। और वो भी कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई घंटों तक। जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को अपने बीच देखकर लोगों की सांसें अटक गईं।
जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, वो शिकारी एक रिहायशी इलाके में घुसकर बड़े आराम से एक दीवार पर बैठा नजर आया। वो बाघ उस दीवार पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे वो इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि जंगल का एक इलाका हो। वो कभी उस दीवार पर बैठता तो कभी चहलकदमी करता दिखाई दिया। अपने एक बार से बड़े जानवर का काम तमाम कर देने वाला वो बाघ शिकार के मूड में नहीं था, इसीलिए वो कहीं भागने के बजाय घंटों तक उसी तरह बैठा रहा। इस दौरान लोगों को पहली बार किसी बाघ को इतना करीब से देखने का मौका मिला। इसी बीच वो बाघ अचानक उठकर उस दीवार पर खड़ा हो गया। वो अपने चारों तरफ जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखने लगा। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि जब तक वो बाघ दीवार पर सोया हुआ था उसके आसपास जमा लोग जोर जोर से शोर मचा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाघ दीवार पर खड़ा हुआ, उसका डील डॉल देखकर मानो लोगों की सांसें थम गई। और एक पल के लिए तो वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि दीवार पर बड़े आराम से सो रहा बाघ अचानक उठ खड़ा हुआ। दीवार पर खड़ा होकर वो वहां मौजूद लोगों की तरफ देखने लगा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाते रहे। कुछ पलों तक शांति से खड़े रहने के बाद अचानक उस बाघ ने अपने कदम दीवार की आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन एक कदम बढ़ाने के बाद ही वो फिर दीवार पर बैठने की कोशिश करने लगा। वहाँ खड़ी भीड़ में किसी ने उसे बैठने के लिए आवाज भी लगाई। बाघ फिर से उसी दीवार पर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसने भीड़ में खड़े उस आदमी की बात सुन ली हो। हालांकि बाघ की इस हरकत के बाद वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ एक बार फिर शोर शराबा करने लगी, क्योंकि अगर वो बाघ किसी पर भी हमला कर देता तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल था। इस खतरे को देखते हुए ही वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसके चारों तरफ जाल और रस्सी की घेरेबंदी कर दी। हालांकि गनीमत रही कि थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद वो बाघ फिर उसी तरह दीवार पर बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही थी। बाघ के रिहायशी इलाके में आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद तो वहां बाघ को देखने के लिए इतने लोग जुट गए जैसे लगा कि वहां कोई मेला हो। मैदान के अलावा चारों तरफ मौजूद घरों की छतों पर भी लोग ही लोग खड़े दिखाई दिए। आसपास के गांव से भी कई लोग उसे देखने के लिए पहुंचने लगे। वो बाघ रात के अंधेरे में ही उस इलाके में पहुंचा। बताया गया कि कुत्तों के भौंकने पर लोगों की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, उनकी नींद उड़ गई। इसके बाद तो गांव के लोग रात भर सो ही नहीं सके। रात के बाद कब दिन का उजाला हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल सका। सबकी नजर हर पल उस बाघ पर टिकी थी। वो उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो किसी भी पल कहीं भी भागकर जा सकता था और ऐसे में कोई भी उसका शिकार भी बन सकता था। इसी वजह से लोग उसके आसपास ही घंटों तक खड़े रहे। और इसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने की तैयारी शुरू की। वन विभाग के लोगों ने सबसे पहले तो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाया ताकि उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन उस बाघ पर बेहोशी वाले इंजेक्शन का असर काफी देर में हुआ और फिर जैसे ही वो बेसुध होकर जमीन पर गिरा, वन विभाग के कर्मचारियों ने उस पर कपड़ा डालने की कोशिश की ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे और उसे बिना खतरे के बांधा जा सके। हालांकि ऐसा करने में टीम के पसीने छूट गए, क्योंकि वो बाघ जमीन पर गिरने के बाद भी कई बार उठ खड़ा हुआ। ये देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। बेहोशी की हालत में भी कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब थोड़ी देर बाद वो बाघ पूरी तरह बेहोश हो गया, तब जाकर उसे बांधा गया और फिर वन विभाग की गाड़ी में चढ़ाया गया। गनीमत रही कि बिना किसी अनहोनी के वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो इतना बड़ा बाघ किसी की भी जान ले सकता था। और इसीलिए उस बाघ को पकड़ने में एक साथ कई लोगों को जुटना पड़ा, जबकि उस पर बेहोशी वाले इंजेक्शन का असर लगातार बढ़ता जा रहा था।
लेकिन इसके बावजूद उस बाघ ने वन विभाग के कर्मचारियों को काफी देर तक छकाया। एक बार तो लगा कि वो काबू में आ गया है। ये जानकर एक आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन वो अपनी पूंछ छुड़ाकर फिर आगे की तरफ चला गया। बड़ी खबर आई इजरायल और ईरान में बढ़े टकराव से जुड़ी। खबर है कि सीरिया में ईरान की सेना के एक बड़े कमांडर की मौत के बाद इजरायल और ईरान में जंग छिड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि ईरान के उस कमांडर को हवाई हमले में मारा गया और उस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया गया। इजरायल का नाम आते ही ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने दो टूक कह दिया कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला किसी भी कीमत पर लेगा, जिसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान इजरायल के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया पर जंग का खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि गाजा में इजरायल और हमास की लड़ाई ने पहले ही पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में एक और चिंगारी पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला सकती है। और इसी बीच सीरिया में ईरान के सैयद राजी मसाफी नाम के कमांडर को मौत के घाट उतारकर इजरायल ने ईरान को सीधी चुनौती दे डाली। इजरायल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में हवाई हमले के दौरान ईरान के उस कमांडर को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से मिसाइलें दागी और इजरायली हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार नजर आया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में कमांडर सैयद राजी मसाफी के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात कई कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन अपने ही कमांडर की मौत के बाद गुस्से से आग बबूला हुए ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो इजरायल से इस कार्रवाई का बदला सूद समेत लेगा। क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमले में मारे गए कमांडर सैयद राजी मसाफी सीरिया में लंबे समय से तैनात थे और वो इजरायल के पड़ोसी सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान में भी ईरान की पैठ बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मसाफी की मौत के बाद इन इलाकों में ईरान की पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि इजरायल ने भी कमांडर मसाफी को ठिकाने लगाकर ईरान को बड़ी चोट देने का दावा किया। और इस हमले के बाद ईरान की ओर जो आक्रामक बयान सामने आए उनसे भी साफ हो गया कि इजरायल का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि कमांडर सैयद राजी मसाफी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक इजरायल पर बरस पड़े। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दो टूक कह दिया कि अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाएगा, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि कमांडर मसाफी की हत्या करके इजरायल ने अपनी तबाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यानी गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटे इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, आशंका जताई गई कि ईरान के कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके इजरायल पर हमले तेज कर सकते हैं, क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले के बाद से ही ईरान समर्थित इन चरमपंथी संगठनों ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर रुक रुक कर बम बरसा रही हैं, तो यमन में मौजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों का निकलना दूभर कर दिया है। ऐसे में दावा किया गया कि अपने टॉप कमांडर मसाफी की मौत के बाद भड़का ईरान इजरायल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके ईरान के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अगर हमास की तरह हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके भी जंग में पूरी ताकत के साथ कूद गए तो इजरायल की सेना के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना भारी पड़ सकता है। क्योंकि हवाई हमलों में ईरान के कमांडर को मारकर इजरायल ने उसके पुराने जख्म हरे कर दिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 3 साल पहले इजरायल की ही तरह अमेरिका ने भी ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। और अब अपने जिगरी दोस्त अमेरिका की राह पर चलते हुए इजरायल ने भी ईरान को बड़ा झटका दे दिया। कासिम सुलेमानी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था।
लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। और साल 2020 में वो अमेरिका के हवाई हमले में इराक की राजधानी बगदाद में मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन इसी बीच इजरायल ने कासिम सुलेमानी के करीबी माने जाने वाले ईरान के कमांडर सैयद राजी मसाफी को मौत देकर उसके पुराने जख्मों पर भी नमक छिड़क दिया, क्योंकि इसके बाद कहा जाने लगा कि कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की बात करने वाला ईरान अपने एक और कमांडर को नहीं बचा पाया। उधर इराक में ड्रोन हमले में घायल हुए सैनिकों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी स्ट्राइक की। क्रिसमस के मौके पर अमेरिका ने इराक में 3 ठिकानों पर हवाई हमला किया और उससे हमले में ईरान समर्थित लड़ाकों को बड़ा नुकसान होने का भी दावा किया। और उत्तरी इराक में किए हवाई हमलों से अमेरिका ने अपने दुश्मनों को सख्त संदेश दिया। अमेरिका ने बता दिया कि वो अपने सैनिकों पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तरी इराक में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित उग्रवादी समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना ने उत्तरी इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का ये भी दावा है कि जिन जगहों पर हमले किए गए थे वहां कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी जमा थे और इस हमले में उनके ठिकानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। इराक में हुई अमेरिका की कार्रवाई से साफ हो गया कि वो इराक के आबिल एयरबेस पर हुए हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार मानता है और यही वजह है कि उसने इराक में हमलों के लिए उन्हीं जगहों को चुना जहां ईरान समर्थित विद्रोहियों के अड्डे मौजूद थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इराक के आबिल एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद कताइब हिजबुल्लाह ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह एक शिया उग्रवादी संगठन है। कताइब हिजबुल्लाह की स्थापना 2007 में हुई थी और माना जाता है कि उसके पीछे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का हाथ है। इस संगठन के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका उसे हमास का ही दूसरा रूप मानता है, क्योंकि अमेरिका का ये भी दावा है कि ईरान ने हमास को प्रशिक्षित करने के बाद उसे पश्चिमी एशिया में अलग अलग नामों से फैला दिया, जिससे कि वो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। अमेरिका अपनी कार्रवाई को ईरानी उग्रवादियों पर हमला बता रहा है, लेकिन इससे इराक और अमेरिका के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इराक ने सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इराक ने सीधा कह दिया कि अमेरिका ने उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और ये दुश्मन देश जैसी कार्रवाई है। इतना ही नहीं, इराक ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि वो अमेरिका की इस कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसके हमले में ईरान समर्थित उग्रवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वहीं इराक का आरोप है कि अमेरिकी हमले में बेबीलोन प्रांत को काफी नुकसान पहुंचा है और इराक के एक सेना का जवान भी मारा गया है। इराक के दावों के मुताबिक अमेरिकी हमले में उसके कई नागरिक भी घायल हो गए, यानी साफ है कि इराक में ईरान के खिलाफ हुई अमेरिका की इस कार्रवाई से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और अगर दोनों देशों में बात नहीं बनी तो जंग का एक और मोर्चा भी खुल सकता है। उधर गाजा में इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में मदद लेने आए फिलिस्तीनियों की भीड़ पर हथियारबंद लड़ाके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। इस गोलीबारी का आरोप हमास के लड़ाकों पर लगा। गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद से ही कई देश वहां रहने वाले लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और सैकड़ों फिलिस्तीनियों की वो भीड़ दूसरे देशों से आई मदद लेने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान वहां अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए।
जंग की आग में झुलस रहे गाजा के वो लोग वहां मदद की उम्मीद में पहुंचे थे, क्योंकि गाजा पर हमले के बाद से ही इजराइल की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और वहां रहने वाले लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर दवाओं तक की किल्लत हो गई है। ले देकर मिस्र से लगने वाला रफा बॉर्डर ही एक रास्ता बचा है जहां से गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन गाजा में मदद पहुंचने के बाद भी उसे पाने के लिए वहां के लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसकी गवाही ये वीडियो भी दे रहा है, जिसमें दिखा कि राहत सामग्री लेने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां इकट्ठा हो गए कि एक लंबा चौड़ा रास्ता लोगों से पूरी तरह ढक गया। लोगों की ऐसी भीड़ कि वहां कदम रखने तक की जगह ना मिले। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा के लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी किस कदर जूझना पड़ रहा है। लेकिन मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब राहत सामग्री लेने पहुंचे उन लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से वहां ऐसी भगदड़ मची कि मदद की आस में आए फिलिस्तीनी अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। इस गोलीबारी का आरोप हमास के लड़ाकों पर लगा। रास्ते से भीड़ के हटने के बाद कई लोग जमीन पर लेटे नजर आए, जबकि इस दौरान हथियारबंद लड़ाके लोगों को खदेड़ते दिखे और दावा किया गया कि उनके इस हमले में कई फिलिस्तीनी घायल हो गए। इस बीच चीन में 72 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी कि वहां के कई इलाकों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया। 11 दिसंबर से चीन में जारी बर्फीले तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि वहां पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। चीन की राजधानी बीजिंग में तो तापमान -10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी और शीतलहर का असर सिर्फ बीजिंग में ही देखने को नहीं मिला। वहां शेनडोंग प्रांत में इसका सबसे ज्यादा कहर देखा गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों और मकानों से लेकर पेड़ पौधों तक सब के सब बर्फ में ढके हुए नजर आए। रास्तों पर हजारों टन बर्फ गिरने की वजह से उन पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। पूरा शहर दूर दूर तक बर्फ की चादर से इसी तरह ढका दिखाई दिया। वहां से आई बर्फबारी की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कई घंटों तक बर्फीला तूफान आया हो और उसकी वजह से वहां का कोना कोना बर्फ में ढक गया। क्योंकि साल 1951 के बाद चीन में दर्ज की गई ये सबसे कड़ाके की ठंड है। 11 दिसंबर से लगातार हो रही बर्फबारी और शीतलहर की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया और वहां के कई प्रांतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर वहां सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि बर्फ की वजह से वहां के कई हाईवे ही गायब हो गए। वहां इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई कि सड़कें दिखनी ही बंद हो गई। ऐसे में लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि कुछ रास्तों को साफ करके गाड़ियों के चलने लायक बना दिया गया, लेकिन फिसलन से भरी उन सड़कों पर चलना किसी खतरे से कम नहीं था। चीन के जिस हिस्से में ये बर्फीली आंधी चली, वहां से आई एक तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही दिखा। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में एक के पीछे एक कई ट्रक बर्फ से भरे हाईवे पर गुजरते दिखाई दिए। इन ट्रकों की रफ्तार देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ ने हाईवे को कितना खतरनाक बना दिया। कुछ ऐसा ही हाल वहां की रेलवे लाइनों का भी था, क्योंकि बर्फ जमने की वजह से वहां दूर दूर तक रेल की पटरियों का पता ही नहीं चल रहा था। इधर भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का रुझान रहा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। हालांकि बाजार में उठापटक भी देखने को मिली और शुरुआती कारोबार से उबरते हुए बाजार ने तेजी पकड़ी। इस दौरान फार्मा, हेल्थ केयर और कमोडिटी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखी गई। यही नहीं, आईटी और बैंक सेक्टर के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 91 अंकों की उछाल के साथ 21,441 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट
आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।